नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो जुझारूपन और कह सकते हैं खुद को पाने की एक मिसाल है। हमारे पास स्रोत सामग्री है रज्जो, जुझारूपन और मुक्ति की कहानी। ये रज्जो नाम की एक महिला के जीवन के उतार चढ़ावों को हमारे सामने रखती है। हमारा इरादा है राजस्थान के एक छोटे से गांव की लड़की रज्जो, उसकी पूरी यात्रा को समझना। मतलब शादी से लेकर शहर का जीवन, रिश्तों की उलझनें और फिर कैसे वो खुद को खोजती है, सशक्त बनती है। देखेंगे कि कैसे साधारण सी लड़की मुश्किलों से लड़ती है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ रज्जो की कहानी नहीं है। स्रोत जैसे दिखाता है, ये उस समाज, उन दबावों और उन अंदरूनी संघर्षों का आईना है जो अक्सर हमारे रिश्तों को, हमारे जीवन को दिशा देते हैं। हम रज्जो के अनुभवों से जो गहरे संदेश निकलते हैं, उन पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें रज्जों से मिलवाती है। स्रोत बताता है वो राजस्थान के गांव की सीधी सच्ची लड़की है। दुनिया छोटी सी है, खेत, घर, परिवार, बस। शहर की चकाचौंध, बड़े सपने, इनसे कोई वास्ता नहीं। पर उसकी बुआ हैं, जयपुर में रहती हैं। वो सोचती हैं भाई रज्जो को भी मौका मिले, शहर की लड़कियों जैसा बने। और इसी सोच के साथ बुआ जयपुर से एक रिश्ता लाती हैं, निखिल का। अच्छा। हाँ, निखिल शहर में नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है। परिवार मिलते हैं, बात बनती है और शादी तय हो जाती है। मतलब ऊपर से देखो तो सब ठीक ठाक, एकदम सहज। बिल्कुल। ये जो पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज का ढांचा है भारत में, ये वही दिखाता है। परिवार की मर्जी, सामाजिक बराबरी, ये सब देखा जाता है। लेकिन स्रोत यहाँ एक परत और जोड़ता है कि जो सहज दिखता है उसके नीचे अक्सर कुछ अनकही बातें होती हैं, कुछ अनदेखी उलझनें जो रिश्ते की नींव को आप कह सकती हैं हिला सकती हैं। और बिल्कुल यही होता है। शादी के बाद रज्जो जयपुर आती है, नई जिंदगी की उम्मीदें लेकर। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि निखिल की जिंदगी में कोई और पहले से है। आर्या, हाँ। निखिल की सहकर्मी। और जैसा बाद में पता चलता है, वो दोनों प्यार करते थे। निखिल ने तो असल में परिवार के दबाव में रज्जो से शादी की थी, और ये बात उसने सबसे छुपाई, रज्जो से तो खास तौर पर। रज्जो पूरी लगन से घर संभालने लगती है। कहानी बताती है कि वो निखिल का ध्यान रखती है, घर चमकाती है, उसको खुश करने की हर कोशिश। हाँ। पर निखिल में एक अजीब सी दूरी है, चुपचाप सा, खोया खोया सा। धीरे धीरे रज्जो नोटिस करने लगती है, देर रात फोन पर बातें, धीमी आवाज में, किसी और के नाम पर या याद में, हल्की सी मुस्कान। ये सब देखकर उसके मन में एक डर सा, अकेलापन सा आने लगता है। ये स्थिति जो है, रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप, मतलब संवाद की कमी और अनकहे सच का बोझ, इसे बहुत बारीकी से दिखाती है। एक तरफ रज्जो का भोलापन है, उसे कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ निखिल का अपराध बोध, उसकी अंदरूनी कश्मकश। स्रोत इस कॉन्ट्रास्ट को, इस विरोधाभास को बहुत अच्छे से पकड़ता है। शहर की चमक दमक और रिश्तों का खोखलापन साफ दिखता है। कैसे व्यक्तिगत संघर्ष सामाजिक उम्मीदों के नीचे दब जाता है। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ टाइम बाद आर्या को पता चल जाता है निखिल की शादी के बारे में और उसके झूठ के बारे में भी। जाहिर है उसे धक्का लगता होगा। हाँ, जाहिर है, गहरा धक्का लगता है। लेकिन स्रोत दिखाता है कि वो खुद को संभालती है और वो निखिल से सीधे बात करने का फैसला करती है, उसका सामना करती है। हाँ। कहती है, तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया निखिल, तुमने उस मासूम लड़की के साथ भी अन्याय किया है जो तुम्हारी पत्नी बनकर आई है। ये टकराव कहानी को आगे ले जाता है। अच्छा। इस खुलासे के बाद निखिल और आर्या के रिश्ते में जबरदस्त तनाव आ जाता है। बातचीत बंद, ऑफिस का माहौल भी भारी। उधर रज्जो, वो बेचारी अभी भी अनजान है, सोचती है शायद मुझ में ही कोई कमी है। हाँ, ये बहुत होता है। वो और ज्यादा पूजा पाठ करने लगती है, घर को और संवारती है, शायद पति बदल जाए इस उम्मीद में। आर्या का जो किरदार है यहाँ, वो सिर्फ सच सामने लाने वाली नहीं है। वो अनजाने में निखिल के अंदर का जो द्वंद्व है उसे और तेज कर देती है। उसका दखल निखिल को अपने झूठ के नतीजों से सीधे मिला देता है। और रज्जो की जो हालत है वो उस पारंपरिक सोच को दिखाती है जहां अक्सर औरतें ही रिश्ते बचाने की जिम्मेदारी उठा लेती हैं। सही कहा। भले ही जड़ कहीं और हो, उसका खुद को दोषी मानना ये उसी सामाजिक कंडीशनिंग का नतीजा है। कहानी फिर एक और आप कह सकते हैं निर्णायक मोड़ लेती है जब आर्या के घर वाले उसकी सगाई कहीं और पक्की कर देते हैं। ओहो। निखिल के लिए तो निखिल के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है। कहानी बताती है कि वो बिल्कुल टूट जाता है।
उस रात बहुत ज्यादा शराब पीता है, नशे में धुत होकर घर लौटता है, हारा हुआ सा, बिखरा हुआ। रज्जो उसे सहारा देती है, बिस्तर तक ले जाती है, पर उसकी आंखों में उसे प्यार नहीं दिखता, बल्कि गहरा पछतावा और बेबसी। वो देखते हैं। और फिर इसी उथल पुथल के बीच कुछ वक्त बाद पता चलता है कि रज्जू गर्भवती है। अच्छा। जब वो ये खबर निखिल को देती है तो वो खुश नहीं होता, बल्कि सन्न रह जाता है। चेहरे पर कोई भाव नहीं, धीरे से कहता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। ये सब एक गलती थी। मतलब वो जिम्मेदारी से भागना चाहता है। हाँ, साफ तौर पर इस रिश्ते से, इस जिम्मेदारी से भागना चाहता है। लेकिन इस मौके पर रज्जो का जवाब बड़ा सादा है पर गहरा है। क्या कहती है वो? स्रोत के मुताबिक वो बस इतना कहती है, गलती तो इंसान से होती है, पर भगवान जब जीवन देता है तो किसी कारण से ही देता है। वाह। ये एक वाक्य उसकी अंदरूनी ताकत दिखाता है, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की उसकी क्षमता, उस वक्त भी जब वो शायद सबसे ज्यादा अकेली और आहत महसूस कर रही होगी। ने वाकई एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। निखिल के लिए ये अपने कामों का नतीजा भुगतने का पल है और वो पीछे हट रहा है। लेकिन रज्जो की जो प्रतिक्रिया है वो उसके चरित्र की गहराई दिखाती है। वो शिकार बनने के बजाय अनजाने में ही सही एक तरह से स्थिति को संभाल रही है। उसका ये लचीलापन, ये जुझारूपन उसकी बाहरी सादगी के बिल्कुल उलट है, और यहीं से मुझे लगता है उसके बदलाव की नींव पड़नी शुरू होती है। कहानी आगे बढ़ती है। रज्जो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के आने से निखिल के माँ बाप वो बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं पोता आ गया, बेटा सुधर जाएगा, घर बस जाएगा। हाँ, एक आम उम्मीद। पर निखिल वो अभी भी उसी उलझन में है, समझ नहीं पा रहा क्या करे। आर्या की शादी हो चुकी है, पर उसके शब्द। कौन से शब्द? वो जो उसने कहे थे, सच्चे रिश्ते झूठ की बुनियाद पर नहीं टिकते। ये बातें उसके कानों में गूंजती रहती हैं। और इसी दौरान रज्जो में एक खामोश पर मजबूत बदलाव आ रहा है। कहानी दिखाती है कि वो अब ज्यादा शांत हो गई है, धैर्यवान हो गई है। मां बनने की जिम्मेदारी ने उसे बतला है, लेकिन अब वो किसी के इंतजार में या किसी को खुश करने के लिए नहीं जी रही। अच्छा। हाँ, वो धीरे धीरे अपनी पहचान तलाश रही है। आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है, शहर के दूसरे लोगों से मिलती जुलती है, अपनी छोटी सी दुनिया बनाने की कोशिश। ये रज्जो के बदलाव का एक अहम पड़ाव है। बच्चे का जन्म एक कारण जरूर है, पर असली ताकत तो उसके अंदर से आ रही है। वो निष्क्रियता से सक्रियता की ओर बढ़ रही है। अब वो सिर्फ हालात पर रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करने की कोशिश कर रही है। वो सिर्फ पत्नी या माँ के रोल से आगे बढ़कर रज्जो के रूप में अपनी पहचान बना रही है। और उसकी इस यात्रा में उसे एक अनपेक्षित साथी मिलता है। कहानी में नैनी नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता की एंट्री होती है। नैनी? अच्छा। हाँ, नैनी किसी तरह रज्जो के संपर्क में आती है, उसकी कहानी सुनती है, उसकी हालत समझती है और उसे हौसला देती है। स्रोत में नैनी का एक डायलॉग बड़ा दमदार है। वो रज्जो से कहती है, याद रखना रज्जो, जो टूटता है वो हमेशा खत्म नहीं होता। कभी कभी वो बस एक नया, ज्यादा मजबूत आकार ले लेता है। बहुत खूब। नैनी सिर्फ बातें नहीं करती, वो रज्जो की मदद भी करती है, अमली मदद। उसे एक संस्था से जुड़ने में मदद करती है जो महिलाओं के लिए काम करती है। वहां रज्जो कई ऐसी औरतों से मिलती हैं जिन्होंने मुश्किलें झेली हैं, रिश्ते बिखरे हैं, पर जो हिम्मत से खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं, अपना रास्ता बना रही हैं। एक सपोर्ट सिस्टम। हाँ, इन महिलाओं के बीच रज्जो के एक नया आत्मविश्वास मिलता है, एक समुदाय मिलता है। हालांकि स्रोत ये भी बताता है कि इस बदलाव के बाद भी उसके अंदर अपने गांव की मिट्टी की महक, उसकी जड़ें वो बनी रहती हैं। बाहरी समर्थन का महत्व यहाँ साफ दिखता है। नैनी और वो संस्था रज्जो के लिए एक सहारा बनते हैं। उसका अनुभव ये भी दिखाता है कि कैसे जब समान परिस्थितियों से गुजरी हुई दूसरी औरतें मिलती हैं, एक समुदाय मिलता है, तो व्यक्तिगत सशक्तिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज हो जाती है। ये एहसास कि मैं अकेली नहीं हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। ये उसे सिर्फ पीड़ित होने की भावना से निकालकर एक कर्ता, मतलब एजेंट ऑफ चेंज बनने में मदद करता है। कहानी अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ती है। वक्त गुजरता है और निखिल को भी धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होता है, खासकर रज्जो के प्रति जो उसने किया, उसका गहरा एहसास। वो समझता है कि उसने न सिर्फ आर्या के साथ बल्कि रज्जो के साथ भी बड़ा अन्याय किया। देर से ही सही। हाँ, कहानी के अंत में एक सीन है। वो घर लौटता है, अपने बच्चे को खेलते देखता है।
और पहली बार शायद सच्चे पछतावे में बिना कुछ कहे रो पड़ता है। रज्जो से दूर से देखती है, खामोशी से। लगता है जैसे वक्त ने दोनों को अपने अपने सबक सिखा दिए। शायद निखिल समझ रहा है कि प्यार सिर्फ जुनून नहीं, सम्मान और जिम्मेदारी भी है। लेकिन रज्जो अब उस पॉइंट से बहुत आगे निकल चुकी है जहां वो निखिल की मंजूरी या वापसी का इंतजार करे। अब वो सिर्फ अपने और अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रही। उसने संस्था के साथ मिलकर गांव और आसपास की औरतों के लिए एक अभियान शुरू किया है। अरे वाह! हाँ, स्रोत बताता है अभियान का नाम है दीप मिट्टी के भी चमकते हैं। क्या बात है! इसका मकसद है गांव की उन औरतों को हुनर सिखाना, आत्मनिर्भर बनाना, जो शायद खुद को कमजोर समझती हैं, परिस्थितियों का मारावा मानती हैं। निखिल का पछतावा कहानी का एक हिस्सा है, पर अब फोकस पूरी तरह रज्जो पर है। उसका ये अभियान, ये उसके व्यक्तिगत विकास का जैसे चरम बिंदु है। ये दिखाता है कि उसने न सिर्फ अपने दर्द को पार किया है, बल्कि उसे एक ऐसी सकारात्मक शक्ति में बदल दिया है जिसका फायदा अब दूसरों को भी मिल रहा है। ये सिर्फ मुक्ति नहीं, ये सशक्तिकरण की सच्ची परिभाषा है। अपने अनुभव से सीखकर दूसरों के लिए राह बनाना, उसने अपनी कहानी को कह सकते हैं फिर से लिखा है। तो इस पूरी चर्चा से, रज्जू की कहानी से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मेरे लिए तो ये कहानी उम्मीद की है, अंदरूनी ताकत की और खुद को फिर से पाने की एक अद्भुत मिसाल। ये दिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान में उनसे उभरने की एक नई दिशा तय करने की क्षमता होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहानी जुझारूपन, रेजिलियंस का एक बहुत सशक्त उदाहरण है। ये आत्मखोज की यात्रा है और अंत में क्षमा की भी। शायद निखिल को माफ करने से ज्यादा खुद को उन उम्मीदों और हालातों से आजाद करने की क्षमा। ये दर्शाती है कि समाज या दूसरे लोग हमें किसी भी रोल में देखें, हमारी असली पहचान और ताकत हमारे अंदर ही होती है। स्रोत का वो आखिरी वाक्य यहाँ कितना सही बैठता है। अक्सर वही लोग सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं जिन्हें कभी दुनिया या वे खुद कमजोर समझते थे। बिल्कुल। रज्जो ने शायद निखिल को माफ कर दिया हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि इस सफर में उसने रज्जो को पा लिया। उसने अपने जीवन के अंधेरों से रोशनी बनाना सीख लिया, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या जीवन में मिलने वाले धोखे, कठिनाइयां या दिल का टूटना हमेशा एक त्रासदी या अंत ही होते हैं, या फिर क्या वे अनजाने में हमें अपनी उस छिपी हुई क्षमता, उस अंदरूनी शक्ति से मिलवाने का एक मौका भी बन सकते हैं, जिसके बारे में हम शायद खुद भी ना जानते हों? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।